जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। डॉक्टर कुमावत, जयपुर राजस्थान से। आज अपने देश में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो एक तरह से अद्भुत पौराणिक और आधुनिक कला, जो तकनीकी कला है उसका संगम है। और बहुत ही अद्भुत तरीके से ये राम मंदिर तैयार हो रहा है। और हर आदमी को जो भवन निर्माण की कला से जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक बार ये जो इसका निर्माण कार्य चल रहा है उसका कम से कम अवलोकन तो करना ही चाहिए। इसकी जो मुख्य काम है, अब इसमें जो खम्बे पिलर वगैरह जो खड़े हो रहे हैं वो जो अपने सौभाग्य की बात है राजस्थानियों के लिए कि राजस्थान के करौली में निकले हुए जो पत्थर हैं उनकी जो शिलाओं से इसके जो पूरे मंदिर के खम्बे और पूरे मंदिर का लगभग निर्माण इसी से हो रहा है। और मुख्य बात तो ये है कि ये बिना सीमेंट और बिना लोहे के इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या रहा, अब जो हजारों साल पहले जो मंदिर बनाए जाते थे और जो बने हुए हैं आज भी उनकी जो कला है वो वैसी की वैसी है, किसी भी तरह का उसमें नुकसान नहीं दिखाई देता है। और आज से लगभग 40-50 साल से जब सीमेंट का चलन हुआ उसके बाद में जो सीमेंट से मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ तो उन मंदिरों में आज वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। 40-50 साल की अवधि के बाद ही वो मंदिर एक तरह से अपना जो शुरू में जो सौंदर्य था उसको खोते जा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि यहाँ अपने देश की जो जलवायु है वो जलवायु साल में 3 बार बदलती है, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो अपने जो पूर्वज थे मुख्य रूप से भारतीय स्थापत्य कला से जो जुड़े हुए कुमाऊं समाज के लोग थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा ऐसी ऐसी तकनीक का उपयोग किया, ऐसा चूना तैयार करते थे और उस चूने से ही सारा काम तैयार करते थे। ईंटों का भी उपयोग होता था, पत्थरों का भी उपयोग होता था, लेकिन उसमें सीमेंट और लोहे का कहीं भी प्रयोग नहीं होता था। और उसी तकनीकी को आधुनिक तकनीकी के साथ में जोड़ करके और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो जनवरी 2024 में उसका उद्घाटन होगा और उसके दर्शनों के लिए जो हजारों क्या करोड़ों जो सनातन प्रेमी थे वो इस इंतज़ार में थे कि रामलला के दर्शन या रामलला का मंदिर कब बनेगा। उनकी जो अभिलाषा है करोड़ों भारतीयों की वो पूरी होगी जनवरी 2024 में। अब उसमें जो कला की बात है वो जो मुख्य बात यह है कि बिना सीमेंट और बिना लोहे के उन पिलरों का निर्माण हो रहा है और उन पिलरों में ऐसी नक्काशी की जा रही है कि वो देखने के लायक होगी। रही बात शिलाओं के, एक शिला जो एक पिलर है उसमें 5 से 6 शिलाओं का उपयोग हो रहा है। मुझे भी ये निर्माण देखने का सौभाग्य मिला और मैं देख करके अचंभित रह गया कि ये जो कुमाऊं समाज के हमारे पूर्वज थे उन्होंने कैसी कला उस समय विकसित की थी। आज तो आधुनिक जो तकनीकी है, आधुनिक जो मशीनरी है उनका सहयोग लेकर के वहाँ निर्माण हो रहा है, लेकिन उस समय में तो उनके पास में जो मशीनरी थी वो थी नहीं, केवल छिन्नी और हथौड़ी से शिलाओं का निर्माण करते थे। और बहुत से मंदिर ऐसे देखे गए हैं जो आज भी हजारों साल पहले बने थे और आज भी वैसे की वैसे हैं। तो उसी तकनीकी का उपयोग करते हुए इस रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है जो लगभग 50-60% के करीब पूरा हो चुका है। जो नींव का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह का काम इस समय चल रहा है और जिसमें जो करौली का पत्थर है उसमें उन शिलाओं को तैयार करके पिलरों का निर्माण हो रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि उनको जोड़ने के लिए ऐसी कौन सी कला का उपयोग किया जा रहा है अब जिससे वो
शिलाएं आपस में जुड़ी रहें। तो उसमें जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि जैसे ये कोई शिला है, तो इस एक शिला में लगभग लगभग ये 5 डीपली छेद बनाए जाते हैं, और दूसरी शिला जो इसके ऊपर रखी जाएगी उसमें इसी तरह के ये 5 उभरते हुए ये 5 जगह ये उभरते हुए ऐसे खूंटे नुमा आकृति तैयार की जा रही है, जो इसके ऊपर रखने के बाद में इन छेदों में ये एकदम फिक्स हो जाएगी, जिससे हिलने डुलने का नाम नहीं रहेगा। फिर इनको जोड़ने के बाद में भाई जैसे भूकंप वगैरह जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको सहन करने में, जब धरती में कंपन हो तो उससे भी ये शिला आपस में हिले नहीं, तो उसको फिक्स करने के लिए कनेक्टिंग पिन तैयार की गई है। जैसे रेल के डिब्बों को कनेक्ट करने के लिए जो पिन होती हैं, और वो भी लोहे की नहीं है, वो तांबे की धातु से तैयार की गई है, जिससे जंग न लग सके। ये एक बहुत ही बढ़िया, मेरे को सबसे अच्छी तकनीक लगी। इसमें जो शिलाएं तैयार हो रही हैं वो ऐसे mm में भी नहीं खिसक पाएंगी बाद में, जब वो तांबे की जो पिन वगैरह से इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया जाएगा, तो ये हिलने का तो नाम ही नहीं है। चाहे वहाँ उस धरती पे कितना ही तगड़ा भूकंप आए, तो भूकंप से बचाने के लिए इस तकनीकी का और इन शिलाओं को जोड़ने के लिए ये एक आधुनिक तकनीक तो नहीं कह सकता, आधुनिक जो मशीनरी का सहारा लेकर के और जो अपने पूर्वजों से चली आ रही जो कला थी, उस कला के माध्यम से इसको, ये जो आधार शिलाएं हैं, ये जो पिलरों की शिलाएं हैं वो तैयार की जा रही हैं, और एक अद्भुत कला वहाँ देखने को मिलती है। मैं तो ये कहता हूँ कि कुमाऊं समाज के, चाहे वो कारीगर हों, चाहे कलाकार हों, और चाहे इंजीनियर हों, जो स्थापत्य कला से जुड़े हुए हैं, उनको वहाँ एक तरह से जाके और कम से कम उस कला का अवलोकन करना चाहिए, कैसे काम हो रहा है। आने वाला जो समय है उसमें इसी तकनीकी का उपयोग भवन निर्माण में भी होगा, क्योंकि आज जो ये जो सीमेंट वाला सिस्टम चल रहा है, सीमेंट और लोहे का, उसकी उम्र होती है 40-50 साल बाद में उसकी उम्र लगभग पूरी हो जाती है, लोहे के जंग लगना शुरू हो जाता है। सीमेंट में जो जलवायु में जो परिवर्तन होता है उसकी कारण से ऐसे क्रैक्स आना शुरू हो जाता है, और वो मकान या जो भी मंदिर कुछ भी तैयार होता है वो 40-50 साल बाद में तहस नहस होने के कगार पे आ जाएगा। तो इसी को सोचते हुए आने वाला जो समय रहेगा वो इसी कला से मकान भी तैयार होंगे, क्योंकि आज जो मकान तैयार हो रहे हैं 40-50 साल बाद में ही दोबारा तैयार करने पड़ेंगे, या जो भी पुल वगैरह है, पुलों में भी इस तकनीकी का उपयोग आने वाले समय में ज़रूर होगा। क्योंकि जो पत्थर को पहले तो रोड़ी के रूप में छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और फिर लोहे के साथ में बाउंडेड करके और सीमेंट मिला करके उसको एक जगह फिक्स किया जाता है, जो 30-40 साल बाद में उसकी जो उम्र है वो पूरी हो जाती है। तो वो चाहे पुल का निर्माण हो, चाहे कोई मकान का निर्माण हो, वो उसकी उम्र 50 से 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल रहती है, और 100 साल बाद में उसको पूरी तरह से तहस नहस करके दोबारा निर्माण करना पड़ता है, जिसमें वो जो पहले खर्चा आया था वो खर्चा फिर दोबारा आता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाली जो स्थापत्य कला है उसमें आधुनिक जो मशीनरी है उसका उपयोग करके जो पत्थर की शिलाएं हैं उनकी ऐसी कटिंग की जाएगी। आज भी इस तकनीक से पुलों का निर्माण पहले हुआ था, और वो पुल आज भी लगभग 60 साल पहले हमारे गांव में जो नदी का पुल था वो इसी तकनीकी के आधार पे तैयार किया गया था, जो आज भी उसमें कहीं आपको क्रैक्स भी नहीं देखने को मिलते हैं, और वो आज भी उसी तरह से है। जबकि उसके बाद में जो पुल तैयार हुए हैं उनमें कई जगह आपको क्रैक्स दिखाई दे जाते हैं। कई पुल तो सुनते हैं एक साल वो पुल ढह गया। तो ये इस समस्या से निजात पाने के लिए इस तकनीकी का
आधुनिक जो स्थापत्य कला है उसमें ज़रूर उपयोग होगा। तो जो विशेष रूप से कुमाऊँ समाज के जो कारीगर, कलाकार या इंजीनियर हैं, उनको वहाँ जाकर के एक तरह से श्रमदान भी वहाँ कर सकते हैं। वहाँ ज़्यादातर अधिकतर जो कलाकार या जो इंजीनियर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो कुमाऊँ समाज के ही हैं। आपको वहाँ रहने की, खाने की, पीने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप वहाँ जाएं, अवलोकन करें और अपना श्रमदान भी करें। एक तरह से आपको अनुभव भी मिलेगा। हाथ से जब आप लोग वहाँ काम करेंगे तो एक सेवा भी होगी और आपको अनुभव भी होगा। तो मैं सभी लोगों से, समाज के सभी जो कारीगर, कलाकार या इंजीनियर हैं, जो स्थापत्य से कला से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ एक बार जा कर के अपना श्रमदान करें या अवलोकन करके तो ज़रूर आएँ, जिससे आने वाली जो ये स्थापत्य कला है वो इसी के अनुरूप बनेगी, ये मेरा मानना है। और ज़रूर इसमें उसका कारण ये है कि जो इस समय जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें निर्माण कार्य की उम्र होती है, और जो अपने पूर्वज पहले से निर्माण कार्य मंदिरों का, गढ़ किलों का या जो महलों का जो निर्माण था वो उस समय किया था। आज से कोई सैकड़ों साल पहले, कोई 500 साल पहले, और कोई हजारों 1500 साल पहले के भी मंदिर आज भी उसी स्थिति में मौजूद हैं जिस स्थिति में वो पहले बने थे। जबकि उस समय तो न तो आज जो मशीनरी है वो थी, केवल हाथ से छीनी हथौड़े के माध्यम से शिलाओं को भी तैयार करते थे। जो चूना होता था उस चूने को भी चूना और सुर्की, उसमें जो गुड़ का पानी है वो डालते थे। इसके साथ ही मेथी का जो आटा है वो उसमें डालते थे, जिससे उसमें लचक रहती थी। जैसे कोई भूकंप वगैरह आता है तो बिल्डिंग, सीमेंट से जो तैयार बिल्डिंग है वो बिल्कुल कठोर होती है, इस कारण से उसमें लचकपन नहीं होता है। और जो चूने से जो बिल्डिंग तैयार होती है उसमें हल्का फुल्का लचीलापन होता है, इस वजह से वो क्रैक नहीं आ पाते हैं उसमें। तो आने वाले जो समय है वो स्थापत्य कला का एक तरह से पूरा स्वरूप बदलेगा, क्योंकि जो सीमेंट से निर्माण कार्य हुए हैं उनके जो अवगुण हैं या जो दोष हैं वो अब उभर कर के सामने आ रहे हैं। उनकी उम्र लगभग कई निर्माण कार्यों की तो पूरी हो चुकी है, और कई मकान हैं उनमें कई ऐसी समस्याएं आ रही हैं, क्रैक आना या प्लास्टर का बिल्कुल बेकार हो जाना। तो वो चीज़ें जब आएंगी तो इस स्थापत्य कला को जो अपना पुराना स्वरूप है उसी के अनुरूप ढालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ की भारत की जो जलवायु है वो जलवायु ऐसी है कि साल में 3 बार बदलती है, और उस बदलती जलवायु में जो अपने पूर्वजों के द्वारा जो तकनीकी काम में ली गई थी वो तकनीक ही कारगर हो पाएगी। ये आधुनिक जो निर्माण कार्य है वो एक तरह से फैल होता जा रहा है। अब ये तो हो गई जो पिलर का निर्माण हो रहा है शिलाओं से, उसकी बात। अब आगे बात आती है इस पिलर में जो नक्काशी का कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन कई जगह जो आपने कई पुराने मंदिरों में देखा होगा, हर पिलर पे मूर्तियाँ होती थी, और वो उन मूर्तियों, उन्हीं की तरह इस मंदिर में भी मूर्तियों का जो शिलाएँ हैं, जो पिलर हैं, उन पे मूर्तियों का निर्माण होगा। वो बाद में तैयार होगा, उसको आइकोनोग्राफी का नाम दिया जाता है। वो पहले तो इसलिए नहीं तैयार हो पा रही है कि जब उन शिलाओं को एक के ऊपर एक रख कर के पिलर वगैरह का निर्माण करेंगे तो मूर्तियों का खंडित होने का भय रहता है। तो वो पूरा पिलर कंप्लीट होने के बाद में वो आइकोनोग्राफी के जरिए उन पे मूर्तियाँ उकेरी जाएंगी, और वो मूर्तियाँ एक पिलर पे 12 मूर्तियाँ होंगी। और पूरे मंदिर परिसर की बात की जाए तो लगभग 7000 मूर्तियों का जो निर्माण है इन पिलरों पे होगा। ये तो हो गई पिलरों की बात। और ये जो पिलरों का इनका जो कार्य है वो लगभग अक्टूबर माह तक पूरा हो जाएगा। गर्भगृह में जो मकराना का पत्थर है, सफ़ेद मार्बल, उसका उपयोग हो रहा है। और जो गर्भगृह में भगवान राम लल्ला की मूर्ति वहाँ
उस पालने में विराजित होगी, उसकी मैंने वहाँ लोगों से चर्चा की तो लगभग 5.5 फीट की ऊंचाई में बाल्यावस्था की एक बालक के रूप में वो मूर्ति तैयार होगी। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि 5.5 फुट की बाल्यावस्था की मूर्ति कैसे होगी, तो उसकी जो ऊंचाई है वो तो लगभग 5.5 फुट की होगी, लेकिन बालक की अवस्था में बैठी हुई उसमें अवस्था में ही वो मूर्ति तैयार होगी। और उसमें भी एक ऐसा अद्भुत नज़ारा आपको उस समय देखने को मिलेगा। जिस तरह से जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसमें सूर्य का जो प्रकाश है, जब सूर्य उदय होता है तो सीधा उस मूर्ति के ऊपर पड़ता है। इसी तरह से जैन मंदिर जो गुजरात में बना हुआ है उसमें भी जो भगवान महावीर की मूर्ति है उस मूर्ति के ऊपर सूर्य तिलक होता है। वो सूर्य तिलक साल में एक बार होता है। और इसी तरह से ये जो यहाँ रामलला की जो मूर्ति होगी उसमें भी रामनवमी के दिन के फिक्स 12 बजे सूर्य की किरणों के द्वारा एक तरह से सूर्य तिलक होगा। वो जो खगोलीय विशेषज्ञ हैं वो इसकी गणना में, इसके शोध में लगे हुए हैं। कुछ जो पुराने कलाकार हैं या कारीगर हैं वो भी इस शोध में लगे हुए हैं। और ये एक ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा रामनवमी को, जिसमें रामनवमी के दिन हर साल 12 बजे सूर्य के द्वारा भगवान रामलला की मूर्ति पे सूर्य तिलक होगा। वो भी एक तरह से अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत ही नज़ारा होगा। तो ये तो हो गई गर्भगृह की बात। और जो मुख्य मंदिर रहेगा जिसमें भगवान रामलला की जो खड़ी अवस्था में मूर्तियाँ होती हैं वो मूर्तियाँ एक तरह से भगवान राम की का विग्रह होगा, सीता भी उनके साथ में होगी। और जो मूर्तियों के विशेषज्ञ हैं वो अब इसी समय जो मूर्तियाँ किस पत्थर की होंगी, क्या होगी, इसके ऊपर शोध चल रहा है। और वो शोध पूरा होकर के दिसंबर 2023 तक उन मूर्तियों का निर्माण होकर के सब विराजित हो जाएंगी। और जनवरी में शुभ मुहूर्त के दिन भगवान राम के जो मंदिर हैं उसका एक तरह से मुहूर्त होगा। और उस मुहूर्त के बाद में पूरी जनता के लिए रामलला के दर्शनों के लिए एक भव्य राम मंदिर तैयार होकर के देश को समर्पित हो जाएगा। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं, मुख्य बात ये भी देखने को मिली वहाँ, जो इसकी आधारशिला जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने रखी थी तो 9 शिलाओं का एक तरह से मुहूर्त के समय में पूजन होकर के वहाँ स्थापित की गई थी, जिसमें जो भगवान का अवतार मानते हैं कुर्म अवतार, तो वो एक जो शिला है वो शिला भी उसे कुर्म शिला के नाम से जाना जाता है। तो उन 9 शिलाओं के मध्य में वो स्थापित की गई है। और एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो तांबे के पाइप के द्वारा जब भगवान राम के ऊपर जलाभिषेक किया जाएगा, जल चढ़ाया जाएगा, तो वो बह कर के एक तरह से निकास द्वार तांबे के पाइप के माध्यम से उस कुर्म शिला के ऊपर जाएगा। और मैंने वहाँ जो कुमाऊँ समाज के अनुभवी कारीगर थे, कलाकार थे, उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि साहब जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, मंदिर हो चाहे और कोई धार्मिक स्थल हो, उसमें 9 शिलाएँ मुहूर्त के समय में रखी जाती हैं। और जबकि सामान्य जो मकान का निर्माण होता है उसमें 5 शिलाएँ रखी जाती हैं। और जो मंदिर का निर्माण होता है उसमें 9 होती हैं। उसमें मुख्य जो शिला होती है उसे कुर्म शिला के नाम से जाना जाता है। उसके बीच में मध्य में एक कछुए की आकृति बनी हुई होती है। और कहते हैं कि जो अपने भगवान के जो अवतार हुए उसमें जो पहला अवतार था वो कुर्म अवतार था। उसी को आज तक एक उसका लॉजिक और चला आ रहा है।
तक 9 शिलाओं के माध्यम से किसी भी मंदिर का निर्माण होता है तो उसका मुहूर्त के समय 9 शिलाएँ पहली बार रखी जाती हैं। तो आप फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जो स्थापत्य कला से जुड़े हुए कारीगर, कलाकार या इंजीनियर हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि जो आधुनिक आने वाले समय की जो कला रहेगी, स्थापत्य कला का जो निर्माण होगा वो ऐसा होगा हजारों साल तक उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये समय आएगा जल्दी ही, तो आप जाकर के इस कला से रूबरू हों और आने वाले समय के लिए तैयारी रखें। जय हिंद, जय भारत।